वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 8 मैग्नेटिज्म के फर्स्ट 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, जहां से आप आज के लेक्चर के नोट्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आपने वीडियो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखनी है। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन 1 में आपसे क्या पूछा गया है। Can two magnetic field lines intersect each other? Justify your answer. सबसे पहले आपने जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आपने पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, फिर आपने उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटरसेक्शन के बारे में क्वेश्चन किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है? आपने यस या नो में आंसर करना है और फिर अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। रीजन भी आपने मस्ट देनी है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उनकी डायरेक्शन का, और जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, इन सब चीजों का आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपनी वर्डिंग में भी ये आंसर कर पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आसपास रीजन और स्पेस को कहा जाता है। वो रीजन और वो स्पेस जहां पे मैग्नेट फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उस रीजन, उस स्पेस, उस जगह को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेट के आसपास उस जगह में जहां पे मैग्नेट फोर्स लगा रहा है उस जगह पर कंपास रखेंगे तो कंपास अपनी जो नीडल है उसको सेट कर लेगा एक डायरेक्शन में। तो वो क्या होगी? वो हमें डायरेक्शन बता रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी किया गया है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये एक्चुअल में आपको मैग्नेट के आसपास नहीं नजर आती। हम खुद पेपर के ऊपर मैग्नेट को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके आसपास कर्व फील्ड लाइंस एरोस के साथ बनाते हैं। हर फील्ड लाइन के एंड पे हम एरो लगाते हैं। वो एरो शो करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को शो करता है। अब क्वेश्चन ये किया गया था कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्रॉस कर सकती हैं। समझते हैं इस चीज को कि क्रॉस करने के केस में क्या होगा। जब दो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज मैंने शो करवाई है। यहाँ इमेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि राइट साइड की तरफ है, एक वर्टिकल लाइन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं सेंटर पॉइंट पे। अब आप इस सेंटर पॉइंट पे फोकस करें। तो जब हम इस सेंटर पॉइंट पे जहां पे दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे डायरेक्शन चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम जब कंपास रखेंगे तो कंपास आप सोचेंगे राइट की तरफ जाएगी या अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेगी डायरेक्शन। कंपास की नीडल जो है वो एक ही डायरेक्शन शो कर सकती है, वो दो तरफ तो नहीं जा सकती कि राइट की तरफ भी जाए और अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाए। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड की हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी दो डायरेक्शंस हो, क्योंकि कंपास एक ही डायरेक्शन बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्रॉस करना और इनकी इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसीलिए एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये रूल है, ये लॉ है, ये आपने याद रखना है। इन नोट से आप इसका आंसर रीड कर लीजिएगा। मैंने बहुत इजी वर्डिंग में आपके लिए नोट्स बनाए हैं ताकि आपको तैयारी करने में मुश्किल ना हो और ना ही समझने में। क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं। A freely suspended magnet always points along north-south direction. Why? एक freely suspended magnet का आपको बताया गया पहले कि एक freely suspended magnet जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। आपने बताना है कि ऐसा क्यों होता है, यानी उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ क्यों होती है, वो वेस्ट की तरफ कहीं और ईस्ट में या फिर किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं होती। इसकी रीजन आपने देनी है। तो पहले आपको फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का बताना चाहिए। इस टर्म से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम मैग्नेट को थ्रेड के साथ यानी किसी भी धागे के साथ बांध कर उसको लटका देते हैं तो वो क्या हो जाता है? फ्रीली सस्पेंड हो जाता है। उसी को हम कह रहे हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। ये आपने याद रखना है। आपने इसकी रीजन बतानी है कैसा क्यों होता है। तो इसके रीजन आप इस तरह से लिखेंगे, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ टू साउथ बिकॉज अर्थ एक्ट्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल आंसर यही है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो जमीन है, वो एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट है। वो एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। जब हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है वो बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो लाजमी सी बात है मैग्नेट का कोई नॉर्थ पोल भी होता है, कोई साउथ पोल भी होता है, जैसा कि आपने मैग्नेट्स देखे भी होंगे अपने फिजिक्स लैब में, स्कूल में। तो इसी तरह अर्थ का भी एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ पोल भी होता है। जब हम मैग्नेट को धागे के साथ बांध के उसको फ्रीली लटका देते हैं, तो वो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जोड़ लेता है। जैसे कंपास जो है वो अर्थ की डायरेक्शन हमें बताती है, अर्थ के साथ अपनी डायरेक्शन को जोड़ लेती है और हमें डायरेक्शन बताती है कंपास। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली धागे के साथ बांध के लटका देते हैं, तो वो भी कंपास की तरह बन जाता है और कंपास की तरह अपने आप को हमारी जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जोड़ लेता है। और इसीलिए उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का एक एंड जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ चला जाता है और दूसरा जो एंड है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ। तो इसीलिए उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो जाती है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन 2 का आंसर करना है। क्वेश्चन 3 को रीड करते हैं। What is the neutral zone or field free region of magnetic field? क्वेश्चन 3 में आपसे एक टर्म न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन भी जिसको कहा जाता है, न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन दोनों एक ही चीज है, इसका आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट आपने लिखना है। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के आसपास होती है, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो जब हम ऐसा सोचें कि जब हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, एक दूसरे के करीब आके रख देते हैं, दोनों मैग्नेट्स हैं, दोनों के आसपास क्या होगी, उनकी अपनी अपनी फील्ड होगी। उस फील्ड में वो अपनी अपनी फोर्स लगा रहे होंगे। हमारे पास मैग्नेट 1 की फील्ड है, दूसरी मैग्नेट 2 की भी फील्ड है। जब ये दोनों फील्ड्स आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि हमने उन दोनों मैग्नेट्स को क्या रखा है, करीब करीब रखा हुआ है, तो जब ये इन दोनों मैग्नेट्स की फील्ड आपस में मिल जाएंगी तो क्या होगा। जब ऐसा होता है कि दोनों मैग्नेट्स की फील्ड्स आपस में मिल जाती हैं, तो या तो नेट फील्ड जो होती है यानी फील्ड 1 प्लस फील्ड 2 और जो नेट फील्ड यानी टोटल फील्ड आएगी वो क्या हो जाती है, या तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो न्यूट्रल जोन वो रीजन होता है जहां पे दो मैग्नेट्स इक्वल और ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स लगा रहे होते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है और इसी को हम फील्ड फ्री रीजन कहते हैं, यानी यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि जब हम कंपास को उस जगह रखेंगे जहाँ पे न्यूट्रल जोन है और जहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, तो वहां पे कंपास कोई डायरेक्शन शो हमें नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे फील्ड ही नहीं है, तो वहां पे कोई क्लियर डायरेक्शन भी नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्वेश्चन 3 में आपने जस्ट न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे क्या पूछा गया है, इज देयर एनी मटेरियल व्हिच डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर, जस्टिफाई योर आंसर। अब इस चैप्टर में हम सारा का सारा मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करवाते हैं। जैसा कि हम मैग्नेट के करीब करीब जब नेल्स को रखते हैं, तो नेल्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट की तरफ, तो वो क्या है, उनमें भी मैग्नेटिक बिहेवियर है। इसी तरह जब हम वुड को रखेंगे या प्लास्टिक को रखेंगे या रबर को रखेंगे आप मैग्नेट के करीब, तो क्या मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगा, या फिर वो क्या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, मैग्नेट की तरफ जाएंगी आगे चिपकने के लिए उसके साथ, बिल्कुल भी नहीं। तो आपसे क्वेश्चन 4 में उन्हीं मटेरियल्स के बारे में पूछा गया है कि क्या ऐसे कोई मटेरियल, ऐसी कोई चीजें हैं जिनका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता, जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। तो यस, देयर आर मटेरियल्स दैट डू नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका आंसर क्या है कि हाँ, ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता, और इन चीजों, इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। और इनकी एग्जांपल्स वुड, प्लास्टिक, रबर और गिलास है। लास्ट में 2.5 लाइंस इस कॉन्सेप्ट की लिखी गई हैं कि इन मटेरियल्स के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता, इन मटेरियल्स के अंदर भी बहुत छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जाके, बहुत छोटा लेवल होता है एटॉमिक लेवल, वहां पे जाके थोड़ी बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो इतने थोड़े होते हैं, इतने कमजोर, इतने वीक होते हैं कि उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता।
और हम डेली लाइफ में इन चीजों को, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक, यानी इनके अंदर कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है। जब हम इनको मैग्नेट के सामने रखेंगे या मैग्नेट के साथ, मैग्नेट के करीब, तो ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन 5 को रीड करते हैं। A proton is also a charged particle and spins like an electron. Why its effect is neglected in study of magnetism? अब आपसे एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करके मैग्नेटिज्म की स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। एटॉमिक लेवल को सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है कि प्रोटॉन भी क्या करता है? एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की तरह, और प्रोटॉन भी स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन की तरह। लेकिन हम मैग्नेटिज्म की स्टडी में प्रोटॉन को इग्नोर कर देते हैं, हम प्रोटॉन को नहीं लेके आते, बल्कि हम इलेक्ट्रॉन के साथ स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम प्रोटॉन को निग्लेक्ट या फिर उसको हटा क्यों देते हैं, उसको इग्नोर क्यों कर देते हैं? तो क्वेश्चन 5 का आंसर आप इस तरह से करेंगे कि अगरचे प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन की तरह चार्ज पार्टिकल भी है, वो स्पिन भी करता है, लेकिन प्रोटॉन का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा स्मॉलर है, इतना कि 20,000 गुना कम है। और प्रोटॉन के मैग्नेटिक इफेक्ट कम होने की वजह क्या है? उसका मास, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या है? बहुत ज्यादा है, और प्रोटॉन का मास ज्यादा होने की वजह से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम है। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट ही प्रोटॉन का कम है, तो इसीलिए हम उसको मैग्नेटिज्म में स्टडी भी नहीं करते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 5। हमने 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट जितने क्वेश्चंस रह गए हैं उनको 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।